Question number 342. Which of the following control mechanisms are involved in modulating cardiac output? हमें कार्डिक आउटपुट के हवाले से राइट स्टेटमेंट को चूज़ करना है. सबसे पहले समझते हैं कार्डिक आउटपुट क्या होता है. तो देखें, हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, तो उसे हम कहते हैं हार्ट बीट. और वन हार्ट बीट बराबर होती है, इक्वल होती है एक कार्डिक साइकिल के. इतनी बात समझ आ गई, ठीक है. अब एक हार्ट बीट बराबर होती है एक कार्डिक साइकिल के. एंड वन कार्डिक साइकिल टेक्स अराउंड 0.8 सेकेंड का टाइम लेती है एक कार्डिक साइकिल, ठीक है. कार्डिक साइकिल में क्या होता है, लब डब, यानी कि एक हार्ट बीट होती है कंप्लीट. और एक कार्डिक साइकिल को कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड्स लगता है, पहली बात. दूसरी बात ये कि कितना एक कार्डिक साइकिल में, यानी कि एक हार्ट बीट के दौरान कितना ब्लड हमारा हार्ट पंप आउट करता है बॉडी को. क्या होता है कि 4 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के. कौन सा चेम्बर बॉडी को ब्लड देता है, तो वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है. तो एक कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप आउट करता है बॉडी को. तो उसका आंसर होगा कि 70 to 72 मिलीलीटर ब्लड जो है वो पंप आउट होता है. तो यहाँ पे इतनी बात समझ आ गई. उसके बाद कार्डिक आउटपुट क्या होता है, अब आपको अच्छे से समझ आएगा कि एक कार्डिक आउटपुट में क्या होता है कि 1 मिनट की कहानी होती है. 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट पंप आउट करेगा बॉडी को, ठीक है. ब्लड pumped out by heart in 1 minute or per minute is equal to or is called as cardiac output, ठीक है. अब कार्डिक आउटपुट हमारे पास 1 मिनट में कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है. अगर मैं आपसे पूछूं हमारी बॉडी का कार्डिक आउटपुट क्या होता है नॉर्मल, तो वो होता है 5 लीटर. एक मिनट में 5 लीटर ब्लड हमारा हार्ट से बाहर निकलता है. लेफ्ट वेंट्रिकल पंप आउट करता है बॉडी को. कितना ब्लड, 5 लीटर. तो 5 लीटर्स क्या हुआ, 5 लीटर्स हमारा कार्डिक आउटपुट हुआ नॉर्मल इंसान का, ठीक है. ओके, सॉरी फॉर दैट. तो यहाँ तक बात समझ आ गई. अब आगे चलते हैं. कार्डिक आउटपुट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. ये जो मैंने आप यहाँ पे स्टार्स पॉइंट आउट किए हैं, आपके सवाल MCQs के वाले से स्ट्रेट MCQs क्वेश्चन से. क्या कार्डिक आउटपुट नॉर्मल पर्सन का क्या होगा, तो 5 लीटर होगा. एक कार्डिक साइकिल में कितनी हार्ट बीट होती है, तो एक हार्ट बीट होती है. एक कार्डिक साइकिल को कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड्स लगता है. एक कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड पंप आउट होता है, तो 72 मिलीलीटर पंप आउट होता है. उसके बाद 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका आंसर होगा 72 हार्ट बीट्स होती हैं 1 मिनट के अंदर. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ओके. तो अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है. कार्डिक आउटपुट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो कार्डिक आउटपुट के हवाले से हमें राइट स्टेटमेंट को चूज़ करना है. सबसे पहले वो कहते हैं कि कार्डिक आउटपुट क्या है, वॉलंटरी कंट्रोल है. तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है. वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता. कार्डिक आउटपुट आपका इनवॉलंटरी होता है, ठीक है. ऐसा तो नहीं होता आज मैं चाहूँ मेरा 6 लीटर कार्डिक आउटपुट हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता. तो ये इनवॉलंटरी होता है, वॉलंटरी नहीं होता, जिसकी वजह से ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी. नंबर 2 पे आओ. सिंपैथेटिक कंट्रोल टू डिक्रीज हार्ट रेट. जो हमारा कार्डिक आउटपुट होता है उसके अंदर वो कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, या फिर आप बोल सकते हो कि जो सिंपैथेटिक कंट्रोल होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो कार्डिक आउटपुट को या फिर हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी, ठीक है. अब इसका क्या सीन है, देखो हमारे पास नर्वस सिस्टम. अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है वो समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि नर्वस सिस्टम के 2 कैटेगरीज होती हैं. होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एक आता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो फाइट एंड फ्लाइट टाइम पे एक्टिवेट हो, यानी कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है. और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने में काम आता है. तो ये दोनों स्टेटमेंट नंबर 2 और नंबर 3 उल्टी लिखी हुई हैं, ठीक है. ये क्रॉस स्टेटमेंट्स होगी तभी ये सही होगी. तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. 10 यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343. Vijay goes to see his GP with fatty, smelly stools that float on water.
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज़ मोस्ट लाइकली टू बी मेल फंक्शनलिंग। तो यहाँ पे हमारे पास फीसेस की बात की हुई है, एंड दे आर फैटी, दे आर स्मेली। तो बताइए कौन सा एंजाइम सही से काम नहीं कर रहा डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसकी वजह से इस तरीके का कंडीशन या फिर सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, हमारा कंडीशन जो दी हुई है वो फैटी दी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो फीसेस के अंदर जो फ़ैट है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। इसका मतलब यही है कि जो फ़ैट है वो अच्छे से बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही, और फ़ैट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, लाइपेज होता है। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, लाइपेज होगा। तो लाइपेज जो है वो मेल फंक्शन या फिर सही से काम नहीं कर रहा, फ़ैट को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, जिससे क्या हो रहा है कि फ़ैट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, और फैट जो है वो अनडाइजेस्टेड ही रह रहा है और स्टूल के थ्रू बॉडी से पास आउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 344, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ करेक्ट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के हवाले से हमें राइट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज टू द हार्ट वाया पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से ये लंग्स हैं और ये हार्ट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में कौन लेकर आता है, वेन, पल्मोनरी वेन लेकर आती है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। नंबर सेकंड, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास एक एक्सेप्शन है, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। नंबर थर्ड, द सुपीरियर वेना कावा कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच इज़ रॉन्ग। वेना कावा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नंबर फोर्थ, ऑल वेन्स हैव वॉल्स, विच इज़ रॉन्ग। हमारे पास आर्म्स और जो हैंड्स होती हैं उनकी वेन्स के अंदर वॉल्स नहीं होते। तो यहाँ पे आंसर सही क्या होगा, नन ऑफ द अबव, कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट 345, विच पार्ट ऑफ द GI ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ एंजाइमेटिक डाइजेशन अकरिंग। सबसे कम डाइजेशन कहाँ पे होती है, तो GI ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक शुरू होती है माउथ से और ख़त्म होती है एनस तक। तो यहाँ पर माउथ के अंदर भी डाइजेशन होती है, सेरेब्रम माइलिस करता है, स्टमक में भी डाइजेशन होती है, पेप्सिन वगैरह। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस भी आके एक्ट कर रहा होता है, बाइल भी एक्ट कर रहा होता है, स्पेशली ड्यूडेनम के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कम होती है डाइजेशन, बल्कि नहीं होती, यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन होती है। सही जवाब यहाँ पे रेक्टम है, क्योंकि रेक्टम के अंदर स्टोरेज होती है अनडाइजेस्टेड फूड की, और रेक्टम के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती। नंबर 346, ओग नाम है, टचेस अ हॉट स्टोव एंड इमीडिएटली moves her hand away. Which of the following components are not involved in this reaction? अगर कोई चीज़ ठीक है, इस तरीके से स्टोव पे गर्म कोई चीज़ है ना, आपने क्या किया, उसे हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद आप क्या करोगे, झट से अपना हाथ दूर कर लोगे। तो इस तरीके के एक्शन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारी बॉडी एक बहुत सडन कंडीशन में करती है, सडन स्टिमुलाई के रिएक्शन में करती है। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन में होगा क्या कि समझ लीजिए यहाँ पे हीट थी, वो हमारे हीट डिटेक्ट की थर्मो रिसेप्टर्स ने, ठीक है। उसके बाद ये मैसेज जो है वो हमारे CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन लेकर गया, हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर गए, और फिर यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमांड आया कि भाई हाथ को दूर किया जाए। तो ये कौन लेकर आएगा, ये मोटर न्यूरॉन्स या फिर मोटर नर्व्स लेकर आएंगी। और यहाँ पे किसको सिग्नल दिया जाएगा, मसल्स को, कि भाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करो, हाथ को दूर करो। तो इस तरीके से काम होगा। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर CNS के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ब्रेन का कोई काम नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कमांड, भाई अगर ब्रेन नहीं होता तो कमांड कौन देता है, तो कमांड देती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, ब्रेन। बाकी तो ये सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं।